जय हिंद दोस्तों। आज हम रासो साहित्य के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। रासो साहित्य जो आदिकाल में अपनी एक अलग पहचान रखता है। रासो साहित्य से संबंधित जो सबसे पहला प्रश्न बनेगा वह रासो शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, रासो शब्द अस्तित्व में कैसे आया, इसको लेकर बनेगा। तो रासो शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित अलग अलग विद्वानों के, अलग अलग आलोचकों के अलग अलग या भिन्न भिन्न मत रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। रसायन शब्द का जो उल्लेख है वह नरपति नालह द्वारा रचित जो बिसलदेव रासो ग्रंथ है, उस ग्रंथ के एक पद में इसका उल्लेख आया है। तो इस पद के आधार पर आचार्य शुक्ल जी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। वह पद इस प्रकार है: 1272 बजारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, नालह रसायन आरंभ शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। तो इस पद में जो रसायन शब्द आया है उसी से आचार्य शुक्ल जी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। अब हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आचार्य हजारी प्रसाद जी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के रासक से निम्नानुसार मानी है। जो रासक शब्द था संस्कृत का वह अपभ्रंश में रासा हो गया, रासा फिर रासो हो गया। तो रासक, रासा, रासा और रासो, इस क्रम में रासो शब्द की व्युत्पत्ति आचार्य हजारी प्रसाद जी ने मानी है। अर्थात अगर प्रश्न आ जाए कि हजारी प्रसाद जी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी है, तो आपको बताना है रासक। अगर कभी कभी इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि रासक, हजारी प्रसाद जी ने रासक शब्द की व्युत्पत्ति का जो क्रम बताया वह क्या है, तो रासक, रासा, रासा और रासो, यह इनका क्रम है। अब हम बात करते हैं गारसा द तासी। गारसा द तासी ने आदिकालीन रासो साहित्य के लिए राजसु या राजसूय शब्द का प्रयोग किया है। आदिकालीन जो भी रासो साहित्य लिखा गया उसके लिए गारसा द तासी ने राजसु या राजसूय शब्द का प्रयोग किया है, जिसके अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूय से हुई है। इसके अलावा और कुछ आलोचक हैं जैसे कवि राय, श्यामल दास, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल एवं नागरिक प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर के संपादकों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रहस्य से मानी है। तो यह भी, इन आलोचकों के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नागरिक प्रचारिणी सभा काशी द्वारा संपादित हिंदी शब्द सागर के संपादकों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है, तो रहस्य से मानी है। अब नाम आता है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रास शब्द से मानी है। इसके अलावा कुछ और आलोचक हैं जैसे पंडित हरप्रसाद शास्त्री तथा विंध्येश्वरी प्रसाद पाठक। इन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजयश से मानी है। दोस्तों, रासो शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित जो अलग अलग आलोचकों के अलग अलग मत हैं, उनमें जो सबसे बड़ा निर्णायक मत है, निर्णायक फैक्टर या निर्णायक मत है, वह किसका है? हजारी प्रसाद जी का है, रासक। अर्थात सर्वमान्य रूप से भी कह सकते हैं या फिर निर्णायक रूप से भी जो सबसे सटीक मत है वह सटीक मत आचार्य हजारी प्रसाद जी का रासो शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित रासक शब्द से है। अब हम बात करते हैं रासो साहित्य की विशेषताएं। रासो साहित्य की विशेषताएं क्या है? क्योंकि जो रासो साहित्य है आदिकालीन राजाओं के आश्रय में जो भी कवि रहते थे तो उन्होंने लिखा है, राजाओं की प्रशंसा में लिखा है, या सामान्यतः युद्धों का वर्णन रासो साहित्य में मिलता है। युद्धों के साथ साथ प्रेम और श्रृंगार की कविताएं भी रासो साहित्य में मिलती हैं। तो रासो साहित्य जो आदिकाल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य के आधार पर ही
आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किया था। तो वह इसीलिए किया था क्योंकि उस समय जो रासो साहित्य है, आदिकाल का जो रासो साहित्य है, उसमें वीरता की प्रधानता है या युद्धों की प्रधानता है। जो कवि राजाओं के आश्रय में रहते थे तो उनकी या तो झूठी प्रशंसा करते थे या फिर युद्धों का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया करते थे। तो इसी कारण आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा था। तो रासो साहित्य से संबंधित जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह इस प्रकार है। यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, आदिकालीन जो रासो साहित्य है मुख्यतः राजाओं के दरबार में जो चारण कवि रहते थे तो उन्होंने ही लिखा है। इन रचनाओं में अपने आश्रयदाताओं के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। अर्थात मैंने पहले ही बताया है कि जो कवि अपने राजा के आश्रय में रहते थे तो राजा की वीरता और उनके युद्धों का या उनके भोग विलास या ऐश्वर्य का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया करते थे। इनमें समकालीन सामंती संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। सामंती संस्कृति की झलक देखने को कैसे मिलती है कि सामंती संस्कृति क्योंकि जो रासो साहित्य का समय है वह राजपूताना का समय भी माना जाता है या उस समय राजपूत काल भारत में एक अपना महत्व रखता है। तो राजपूत काल में ही सामंती संस्कृति का उदय हुआ था। अर्थात जो राजा थे या राजाओं का जो राज्य था वह सामंतों में अलग अलग रूप से बटा था। तो सामंतों ने ही सामंती संस्कृति को जन्म दिया। तो सामंती संस्कृति की झलक भी रासो साहित्य में मिलती है। इनमें युद्ध और प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है। रासो काव्य में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों की कल्पना शक्ति का भी समावेश मिलता है। अर्थात रासो साहित्य में एक तो इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य मिलते हैं। इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ साथ कवियों की कल्पना शक्ति ने भी पूरा काम किया है। अर्थात कवियों ने अपनी कल्पना शक्ति का भी प्रयोग किया है। रासो काव्य में वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता है। दोस्तों, रासो काव्य में दो रस प्रमुख रूप से प्रयुक्त हुए हैं, जिनमें से पहला है वीर और दूसरा है श्रृंगार रस। इन रचनाओं में डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। आदिकालीन रासो साहित्य के लिए डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, डिंगल शैली क्या होती है? डिंगल शैली वह शैली है जिसमें अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न डिंगल शैली के बारे में भी पूछा जाता रहा है कि डिंगल शैली क्या है। तो डिंगल शैली क्या है? अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी शब्दों का प्रयोग जिस शैली में किया जाता है वह डिंगल है। और पिंगल शैली का तात्पर्य है कि अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग जिस काव्य के लिए किया जाता है उसे जिस शैली के लिए किया जाता है उसे हम कहते हैं पिंगल शैली। डिंगल सामान्यतः वीर रस डिंगल शैली में सामान्यतः वीर रस मिलता है और पिंगल शैली में सामान्यतः श्रृंगार रस मिलता है, क्योंकि पिंगल शैली माधुर्य शैली मानी जाती है और डिंगल शैली ओज से संबंधित शैली मानी जाती है जिसमें वीरता की भावना हो। या डिंगल शैली में सामान्यतः वीरता से संबंधित ग्रंथों की रचना मिलती है और पिंगल शैली में श्रृंगार माधुर्य रस से संबंधित ग्रंथों की रचना मिलती है। दोस्तों, हम आगे चर्चा करते हैं। रासो काव्यों की मूल विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से है। फलतः इनका आकार रचनाकारों की मृत्यु के पश्चात भी बढ़ता रहा है, जिसे आलोचक प्रक्षिप्त कहते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि रासो काव्य की जो मूल विषय वस्तु है, मूल विषय वस्तु से तात्पर्य यह है कि अगर कोई कवि जैसे पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया, पृथ्वीराज रासो जिसे चंद बरदाई ने लिखा था। पृथ्वीराज के आश्रय में जो राजा रहते थे, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज और चंद बरदाई दोनों का जन्म और दोनों की मृत्यु एक साथ हुई थी। तो चंद बरदाई राजा पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। तो उन्होंने पृथ्वीराज के चरित्र को या पृथ्वीराज के युद्धों का वर्णन या पृथ्वीराज की शौर्यता का वर्णन अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में किया है। तो एक तो यह हो गया कि मूल रूप से चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की वीरता का बखान किया है। ये तो मूल विषय वस्तु हो गया पृथ्वीराज रासो की। लेकिन उसके बाद भी अगर चंद बरदाई के जिससे पुत्र है जलहण, क्योंकि जिस समय चंद बरदाई
मृत्यु के लिए निकले थे या पृथ्वीराज से मिलने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी पुस्तक जलहण को पकड़ा दी थी। और ऐसा पद भी मिलता है कि पुस्तक जलहण हाथ दे चली नृप काज। तो वह पुस्तक या जो वह ग्रंथ है, उस ग्रंथ में उनके जो पुत्र होते हैं या उनकी जो संतानें होती है, अगली पीढ़ियां होती हैं, वह भी राजाओं के आश्रम में रहकर क्या करती हैं कि अपने जो दूसरे राजा है या जिस राजाओं के आश्रम में उनकी संतानें रह रही होती है, तो उनका वर्णन भी उनमें जोड़ देती है। मूल विषय वस्तु में या मूल ग्रंथ में उन राजाओं का वृत्तांत भी वह जोड़ देते हैं। इसे हम कहते हैं प्रक्षिप्त। प्रक्षिप्त का अर्थ होता है बाद में जोड़ा गया। रासो काव्यों को देखने से पता चलता है कि उनके रचयिता जिस राजा के चरित्र का वर्णन करते थे, उसके उत्तराधिकारी राजागण अपने आश्रित अन्य कवियों से उसमें अपने चरित्र को भी सम्मिलित करा देते थे। इसी बात को आधार मानकर कुछ आलोचकों ने इन्हें अप्रामाणिक रचनाएं माना है। अर्थात जो प्रक्षिप्त का उल्लेख मैंने पहले किया है, वही प्रक्षिप्त का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि रासो काव्यों को देखने से पता चलता है कि उनके रचयिता जिस राजा के चरित्र का वर्णन करते थे, अर्थात जो राजाओं के भी उत्तराधिकारी होते थे, वह भी क्या करवाते थे कि उस मूल ग्रंथ में अपने जो दरबारी कवि हैं, उन कवियों से उस मूल ग्रंथ में अपने जीवन के बारे में भी या अपना वर्णन भी जुड़वा देते थे। तो इसे ही प्रक्षिप्त कहा गया है। तो इसी को आधार मानकर बहुत आलोचक यह मानते हैं आदिकालीन रासो काव्यों को अप्रामाणिक घोषित कर देते हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख रासो काव्य कौन कौन से हैं। जैसे प्रमुख रासो काव्य कई हुए हैं, अलग अलग रासो काव्य लिखे गए हैं, अलग अलग रासो काव्यों से संबंधित जो ग्रंथ हैं वह लिखे गए हैं। जैसे खुमान रासो है, बीसल देव रासो है, खुमान रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो, कई रासो काव्य लिखे गए हैं, जिसमें से कुछ रासो काव्यों के बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे जो हमारी कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षा में आने लायक हैं। तो पहला हम रासो काव्य लेते हैं खुमान रासो। खुमान रासो जिसके रचनाकार है दलपत विजय। जैसे हम इसे इस प्रकार याद रख सकते हैं, जैसे कि खुद बीन बजाकर हंसा। खुद का मतलब होता है खुमान रासो और जिसके कवि रचयिता है दलपत विजय। खुद बीन बिसल देव रासो नरपति नालह, बजाकर हंसा हमीर रासो सारंगधर, परजक परमाल रासो जगनीक। तो इस तरह हम इन रासो काव्यों के जो कवि हैं और रासो काव्य हैं उनको याद रख सकते हैं। खुमान रासो इसके रचनाकार दलपत विजय हैं। आचार्य शुक्ल जी ने इसे 9वीं शताब्दी की रचना माना है। खुमान रासो जो चित्तौड़ के एक राजा थे, खुमान चित्तौड़ के राजा हुए थे 9वीं शताब्दी के खुमान, जिनको आधार मानकर यह खुमान रासो लिखा गया है। खुमान ने जो अपने जीवन में युद्ध किए थे, तो उन युद्धों से संबंधित यह खुमान रासो है। इसमें 9वीं शती के चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का वर्णन मिलता है और इसी आधार पर शुक्ल ने इसे 9वीं शताब्दी की रचना माना है। इसमें 9वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के राजाओं का वृत्तांत भी मिलता है और जिसके आधार पर राजस्थान के एक विद्वान हुए थे डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, उन्होंने इसे 17वीं शताब्दी की रचना माना है, क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन भी मिलता है, जिस कारण डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने इसे 17वीं शताब्दी की रचना माना है। इस ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति पुणे के संग्रहालय में सुरक्षित है। दोस्तों, कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि खुमान रासो की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति कहाँ संग्रहित है, तो पुणे के संग्रहालय में सुरक्षित है। इस ग्रंथ में प्रधान रूप से वीर रस के साथ साथ श्रृंगार की धारा भी आदि से अंत तक चली है। प्रधान रूप से इसमें कौन कौन से रस हैं? एक तो वीर रस है और वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की धारा भी साथ साथ चली है। जैसे हम पृथ्वीराज रासो के बारे में बात करते हैं, तो पृथ्वीराज रासो में भी वीर रस और श्रृंगार रस दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इसी तरह हम खुमान रासो में भी वीर रस और श्रृंगार रस दोनों साथ साथ चलते हैं। हमीर रासो में जिन छंदों का प्रमुख रूप से कवि ने प्रयोग किया है नरपति दलपत विजय ने, जिसमें से दोहा है, सवैया है और कवित छंदों का प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा राजस्थानी है।
यह प्रश्न भी बनता है दोस्तों कि खुमाण रासों की भाषा क्या है। तो खुमाण रासों की भाषा राजस्थानी है। इसका एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है। पियू चितोड़ न आवियूं सावण पहली तीज, पियू चितोड़ न आवियूं सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहिणी खिण खिण अणवे खिण खिण अणवे खीज, संदेशो पीण साहिबा पाछो फिरिया न देह, पंछी गालिया पिंजरे छूटन रो संदेह। अर्थात जो विरहिणी नायिका है वह क्या कह रही है कि प्रिय चितोड़ न आवियु सावन पहली तीज, अगर प्रिय तुम सावन से पहले या श्रावण मास की जो पहली तीज है उस पहली तीज पर अगर चितोड़ नहीं आओगे तो यह विरहिणी जो पिंजरे में बंद है, जिसने अपने प्राणों को पिंजरे में बंद कर रखा है, तो उसके छूटने का संदेह ज्यादा बढ़ जाएगा। अर्थात वह पिंजरे से उसके प्राण निकल भी सकते हैं। पिंजरे का मतलब क्या है? शरीर में उसने अपने प्राण अभी तक बचाए रखे हैं अपने प्रियतम के लिए। लेकिन अगर तुम श्रावण की पहली तीज पर नहीं आओगे तो दिन रात जो यह खिण खिण, यह जो विरहिणी है, खिण खिण अणवे खींच, अर्थात दिन रात क्षण क्षण प्रत्येक क्षण यह क्या हो रही है? दुर्बल हो रही है, कमजोर हो रही है और कहीं इसके प्राण पिंजरे से निकल नहीं जाए। तो इसी संदेह को व्यक्त यहाँ पर विरहिणी ने किया है। अब हम बात करते हैं बिसलदेव रासो की। बिसलदेव रासो जिसके रचनाकार है नालह कवि। कौन है? नालह कवि। नालह कवि को कहा जाता है नरपति नालह। इसका पूरा नाम आप ध्यान रखें। नालह कवि का नाम क्या है? पूरा नाम नरपति नालह। इस ग्रंथ का रचना काल है 1555 ईस्वी। क्या है? 1555 ईस्वी। बिसलदेव रासो मूलतः गेय काव्य था। इस प्रकार के प्रश्न भी दोस्तों पूछे जाते रहे हैं कि बिसलदेव रासो मूलतः किस प्रकार का काव्य था। तो आपको बताना है कि बिसलदेव रासो मूलतः गेय काव्य था। गेय का रूप, गेय का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? कि गेय जो गाया जा सके, जिसे हम गा सके। जैसे आपने सुना होगा जो चारण बाट कवि होते थे पुराने जो राजाओं के दरबार में रहते थे, तो वह अपने जो ग्रंथ होते थे उनको इसी प्रकार गाते थे या उनकी महिमा का वर्णन इसी प्रकार वह करते थे। तो गेय काव्य का मतलब क्या है? जो गाया जा सके। इस ग्रंथ में कुल छंद कितने हैं? 128 छंद हैं। तो 128 छंद इस ग्रंथ में है बिसलदेव रासो में। इसको लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिसलदेव रासो में मूल छंद कितने हैं? तो 128 छंद हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया है, जिसे ही इसका मूल रूप माना जाता है। तो 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किसने किया है? यह प्रश्न भी बनता है। किसने किया है? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। बिसलदेव रासो का जो प्रधान रस है वह श्रृंगार रस है। श्रृंगार के दोनों पक्षों का बराबर इस ग्रंथ में वर्णन मिलता है। श्रृंगार के जो दोनों पक्ष हैं, वियोग पक्ष और संयोग पक्ष, दोनों का चित्रण इस ग्रंथ में बराबर हुआ है। काव्य स्वरूप क्या है? मुक्तक काव्य। जैसे दोस्तों दो प्रकार के काव्य होते हैं स्वरूप के आधार पर, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो यह मुक्तक काव्य की कैटेगरी या श्रेणी का ग्रंथ है। इसका नायक अजमेर का चौहान राजा बिसलदेव तृतीय है, जिसे विग्रहराज चतुर्थ भी कभी कभी कहा जाता है। तो नायक कौन है अजमेर का चौहान राजा बिसलदेव तृतीय? यह प्रश्न भी पूछा जाएगा परीक्षाओं में कि बिसलदेव रासो का नायक कौन है। ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते रहे हैं वह नायिका को लेकर पूछे जाते रहे हैं कि बिसलदेव रासो की नायिका कौन है। तो बिसलदेव रासो की नायिका कौन है? मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री कौन है? राजमती इस ग्रंथ की नायिका है, बिसलदेव रासो की नायिका है। मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती। इस ग्रंथ में भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। दोस्तों राजा भोज परमार की जो पुत्री है राजमती और जो अजमेर का चौहान राजा था बिसलदेव तृतीय, दोनों का जो विवाह होता है और फिर एक दूसरे से वह अलग हो जाते हैं और फिर पुनः उनका जो मिलन होता है,
उसका चित्रण या उसका वृत्तांत इस ग्रंथ में मिलता है। राजमती से रूठकर राजा उड़ीसा चला जाता है। 12 वर्ष राजमती विरह में दुखी रहती है। अर्थात राजमती से जो रूठा हुआ राजा है वह उड़ीसा चला जाता है और 12 वर्षों के बाद दोनों पुनः मिलते हैं। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। सामंती जो जीवन है, सामंती जीवन की जो तड़क भड़क है, उस सामंती जीवन की तड़क भड़क के प्रति गहरी अरुचि, अर्थात उसके प्रति रुचि नहीं थी, उसके प्रति अरुचि का जो सजीव चित्र है इस काव्य में मिलता है। प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति इसमें मिलती है। एक पंडित के द्वारा अपने पति के पास संदेश भेजती है। अर्थात इस ग्रंथ की जो बिसलदेव रासो की जो नायिका है राजमती, वह एक पंडित के द्वारा अपने पति के पास संदेश भेजती है। जब वह लौट आता है तो राजमती श्रृंगार करके उससे मिलती है। अर्थात जब उसका पति अपने घर या अपने प्रदेश में पुनः लौट आता है तो वह श्रृंगार करके उससे मिलती है। राजमती में कुलीन गृहिणी का स्वाभिमान है जो उसे विरह की पराकाष्ठा तक पहुंचा देता है। अर्थात क्योंकि राज दरबार में राजकुमारी राजमती का जन्म होता है तो कुलीन संस्कारों का होना स्वाभाविक ही है। तो कुलीन का मतलब होता है अपना जो वंश है या वंश के समान, अपने कुल के समान जो उच्च संस्कार होते हैं उसे हम कहते हैं कुलीन गृहिणी या कुलीन संस्कार। तो राजमती में भी कुलीन संस्कार थे, उसी के कारण उसकी जो विरह की मर्यादा है वह विरह की मर्यादा अपने पराकाष्ठा तक पहुंच जाती है। पति के हृदय को बेधने वाली राजमती की व्यंग्य वाणी उसकी कुलीनता के संस्कार की तरह समस्त विरह वेदना का आधार है। अस्त्रीय जन्म काय दीदऊ महेश, अवर जन्म थारे गणारे नटेश। अस्त्रीय जन्म काय दीदऊ महेश, अर्थात शिव से प्रार्थना करती हुई क्या कह रही है राजमती कि तुमने मुझे स्त्री जन्म कैसे दिया, तुम्हारे मेरे लिए कोई और जन्म नहीं था। अवर जन्म थारे गणारे नटेश, मेरे लिए क्या दूसरा जन्म नहीं था। अवर का मतलब होता है दूसरा, मेरे लिए क्या कोई दूसरा जन्म नहीं था। तो मुझे स्त्रीय या स्त्री जन्म क्यों दिया, क्योंकि मुझे इस जन्म में, इस जीवन में बहुत ही कठिनाइयों का, दुखों का सामना करना पड़ रहा है। इस ग्रंथ में 12 मासा तथा ऋतु वर्णन मिलता है। दोस्तों 12 मासा का मतलब क्या होता है, जैसे वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 12 महीनों से संबंधित जो वर्णन किया जाता है पहले मास में, हिंदू मासों के आधार पर, जो हिंदू महीने होते हैं उन महीनों के आधार पर जो 12 मासा वर्णन मिलता है और ऋतु वर्णन मिलता है। जैसे सामान्यतः जो 6 ऋतुएं मानी गई हैं, तो 6 ऋतुओं में विरहिणी की जो विरह वेदना है वह किस प्रकार तेज प्रज्वलित होती है या प्रदीप्त हो जाती है, या विरह वेदना ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे वसंत ऋतु है तो, या फिर श्रावण मास है, आषाढ़ मास है, तो इन अलग अलग महीनों में, अलग अलग ऋतुओं में विरहिणी की जो विरह वेदना है वह किस प्रकार अधिक और प्रज्वलित होती है या और बढ़ जाती है। तो इसी से संबंधित इस ग्रंथ में वर्णन मिलता है। विशलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा का विकास विद्यापति से होते हुए भक्तिकालीन प्रेमाख्यानक काव्य बिसलदेव रासो की जो श्रृंगार परंपरा चली थी, अर्थात बिसलदेव रासो जो श्रृंगार रस का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, तो श्रृंगार रस की यह परंपरा विद्यापति से होती हुई कहाँ तक गई, भक्तिकालीन जो प्रेमाख्यानक काव्य है। प्रेमाख्यानक काव्य का मतलब क्या है, प्रेम काव्य। भक्ति काल का जो सूफी काव्य है जिसे हम प्रेमाख्यानक या प्रेम काव्य भी कहते हैं, तो वहां पर भी इसका प्रभाव है। सूफी काव्य या प्रेमाख्यानक काव्य काव्य भी इससे प्रभावित है तथा कृष्ण भक्तों को प्रभावित और रीतिकाल में जाकर सरस श्रृंगार काव्य के रूप में हुआ। अर्थात बिसलदेव रासो आदिकालीन जो बिसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा शुरू हुई उसकी पराकाष्ठा कहाँ तक पहुंची, रीतिकालीन श्रृंगार काव्य तक उसकी पराकाष्ठा पहुंची। तो ये एक परंपराएं होती हैं, जैसे परंपराएं जो लंबे समय से चल रही होती हैं, किसी एक विषय वस्तु को लेकर जो परंपराएं चलती हैं तो वह अपने रचना काल में या अपने समय विशेष में कभी न कभी अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंचती है। तो यही श्रृंगार परंपरा जो रीति काल में अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंचती है। दोस्तों आज यह जो छोटी सी क्लास थी इसमें हमने आदिकालीन रासो काव्यों के बारे में अध्ययन किया है।
कुछ रासो ग्रंथ और बच गए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगली क्लास में मैं आपको उन रासो काव्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवा पाऊँ। जय हिंद दोस्तों।